आप सभी साथियों को नमस्कार। आपका स्वागत है कृषि छात्र मित्र केंद्र में। तो दोस्तों, आज हमारे वन लाइनर सीरीज का सेकंड लेक्चर हम पढ़ेंगे जो कि बारले या जौ की फसल पर है। आज हम बारले के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं जौ की या फिर बारले की। तो सबसे पहला टॉपिक यही आता है, किसी भी फसल का वानस्पतिक नाम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, ओरिजिन क्या है। तो बात करते हैं बारले की। तो बारले का जो बोटेनिकल नेम या वानस्पतिक नाम होता है वह होता है होर्डियम वल्गेयर। क्या होता है? होर्डियम वल्गेयर। अब बात करते हैं इसकी फैमिली है, यह किस कुल से संबंधित फसल है। तो यह पोएसी फैमिली की फसल है जिसे ग्रेमनी भी कहा जाता है, ग्रेमनी कुल या फिर घास कुल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं बारले में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो बारले में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 14 होती है। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें ओरिजिन की बात आती है। बारले का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो बारले का उत्पत्ति स्थान इथियोपिया में है जो कि एबीसीनियन ग्रुप को बिलोंग करता है। अब जब अपना लेक्चर ओरिजिन ऑफ सेंटर पर आएगा तब आपको क्लियर होगा कौन सी फसल किस कंट्री से कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत में जौ का क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो सबसे पहला स्थान धान का है, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल व उत्पादन भारत के अंदर सबसे ज़्यादा धान का है। उसके बाद गेहूं का है, गेहूं के बाद मक्के का है, मक्के के बाद जौ का है। मतलब जौ ऐसी फसल है जिसका क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पूरे भारत में जहाँ गेहूं की खेती संभव नहीं है वहाँ के क्षेत्रों के लिए वहाँ के किसानों ने जौ को प्रेफर किया है, मतलब जौ सबसे उपयुक्त व कारगर फसल मानी गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है यह रबी सीजन की क्रॉप है। रबी सीजन की क्रॉप होने के साथ साथ यह अनाज वाली फसल है। अब बात करते हैं यह फसल कितनी पुरानी है, इसकी खेती कब से हो रही है। तो जौ सबसे पहली फसल है जिसकी खेती करना आरंभ हुआ था। यह सबसे प्राचीनतम फसल है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हम जानेंगे बारले का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले पॉइंट का मतलब ये है, मान लीजिए 100 किसान खेती कर रहे हैं, जिसमें से 90 किसान जितनी भी खेती कर रहे हैं सारा का सारा जौ खुद के खाने में उपयोग कर लेते हैं। बाकी के बचे 10 किसान जो कि माल्ट इंडस्ट्रीज़ में बेच देते हैं या पशुओं के लिए उपयोग करते हैं या फिर अन्य व्यावसायिक उद्योगों में बेचते हैं। तो भारत में बारले की गई खेती का 90% एज अ ह्यूमन कंजप्शन यूज हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका यूज़। अब इसका यूज़ हम कैसे करते हैं? इसका यूज़, इसमें माल्ट कंटेंट पाया जाता है जैसा आप सबको पता है। तो माल्ट कंटेंट होने की वजह से इसका यूज़ बियर बनाने में, विस्की बनाने में या अदर इंडस्ट्रियल एल्कोहल बनाने में यूज़ किया जाता है। अब इसमें एनर्जी होती है, मतलब एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसका उपयोग करके एनर्जी ड्रिंक्स बनाए जाते हैं जैसे बॉर्नवीटा हो गया, बूस्ट हो गया, क्योंकि इसमें माल्ट कंटेंट पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके मेडिसिनल वैल्यू की। तो ये लीवर में बढ़ने वाला जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसे कम करता है और साथ ही साथ लीवर में फैटी एसिड को सिंथेसिस करने के लिए उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है। अब बात करते हैं कि जौ में मिनरल व न्यूट्रिएंट्स कितने परसेंट होते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोटीन, 11.5%, मतलब 11.5%, जो कि एल्ब्यूमिनॉइड्स के तौर पर होता है। जैसे गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन होता है वैसे ही बारले में एल्ब्यूमिनॉइड्स होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 74% होता है। फैट की बात करें या वसा 1.3% होता है। क्रूड फाइबर की बात करें तो 3.9% होता है। एस की बात करें तो 1.5% होता है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ेंगे बारले का सोइंग सीजन। तो इसका पहला पॉइंट है रेनफेड बिफोर एंड ऑफ अक्टूबर। जो रेनफेड एरियाज हैं, ऐसे क्षेत्र जो वर्षा आधारित हैं या वर्षा पर निर्भर हैं, उन क्षेत्रों की बुआई आप अक्टूबर के पहले कर दें। नेक्स्ट है इरीगेटेड, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां हम खुद से सिंचाई दे सकते हैं, नहर द्वारा या ट्यूबवेल द्वारा या किसी अन्य सोर्स से, तो वहां की बुआई आप 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हिली जोन्स एज अ समर क्रॉप, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ यदि आप इसकी खेती करेंगे तो आप एज अ समर क्रॉप ग्रो करेंगे।
जो कि अप्रैल से मई में बुआई करेंगे आप। तो बात करते हैं सीड रेट की या बीज दर की। जहां सिंचाई युक्त क्षेत्र हैं या जहां नहर या ट्यूबवेल द्वारा पानी की उपलब्धता है, उन क्षेत्रों की बुआई के लिए अपन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लेके चलेंगे। जहां रेनफेड कंडीशन है, मतलब जो वर्षा पर निर्भर या वर्षा आधारित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लिए 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लेके चलेंगे। यदि लेट सोन कर रहे हैं, मतलब 30 नवंबर के बाद यदि आप बुआई कर रहे हैं, तो 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगेगा। अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिंग, मतलब रो टू रो की दूरी या पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होनी चाहिए। जब अपन बुआई करेंगे तो यदि सिंचाई युक्त क्षेत्र है तो अपने को रो टू रो की दूरी लेके चलनी है, डिस्टेंस लेके चलनी है 22.5 सेंटीमीटर, मतलब 22.5 सेंटीमीटर। यदि रेनफेड कंडीशन है या वर्षा आधारित क्षेत्र है या वर्षा पर निर्भर वाले क्षेत्र हैं, तब अपने को 22.5 से 25 सेंटीमीटर तक रो टू रो की डिस्टेंस लेके चलनी है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है डेप्थ ऑफ सोइंग, मतलब बीज को कितनी गहराई पे बुआई करें। तो यदि नॉर्मल बुआई कर रहे हैं अपन तो 5 सेंटीमीटर, लेकिन यदि रेनफेड कंडीशन है, मतलब वर्षा पर निर्भर होने वाला क्षेत्र है, तो अपने को बीज थोड़ा और अंदर डालना पड़ेगा, अपने को 6 से 8 सेंटीमीटर बीज डालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे बारले का क्लासिफिकेशन। लेटरल स्पाइकलेट्स की उर्वरता या फर्टिलिटी के बेस में बारले का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो कल्टीवेटेड बारले को 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है या क्लासिफाइड किया गया है। पहला है 6 रो बारले, जिसका बोटेनिकल नेम होता है होर्डियम वल्गेयर। नेक्स्ट है 2 रो बारले, जिसका बोटेनिकल नेम होता है होर्डियम डिस्टिकम। नेक्स्ट है इर्रेगुलर बारले, जिसका बोटेनिकल नेम होता है होर्डियम इर्रेगुलर। आगे बढ़ते हैं। पुरानी पद्धति के वर्गीकरण में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया था। अब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस क्या होता है। तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस आपके समझने के लिए, मान लीजिए क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक। तो सभी बच्चों में से किसी का मुंह लंबा होगा, किसी का गोल होगा, किसी का रंग सफ़ेद होगा, किसी का कम सफ़ेद होगा, किसी की हाइट ज़्यादा होगी, किसी की हाइट कम होगी। तो यही अंतर करना मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस कहलाता है। मतलब जिन कैरेक्टर या गुणों को हम अपनी आँखों से देखकर डिफरेंस या अंतर ढूंढ लेते हैं, वही मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस कहलाता है। तो इन्हीं कैरेक्टरों के बेस में बारले का क्लासिफिकेशन किया गया था। 2 तरह का क्लासिफिकेशन था, एक 2 रो बारले था, एक 6 रो बारले था। बात करें 2 रो की, तो 2 रो 2 टाइप का था। पहला था सेटरिंग स्पाइक, दूसरा था नॉन सेटरिंग स्पाइक। अब मतलब समझिएगा, 2 रो बारले विद सेटरिंग स्पाइक, मतलब ऐसा 2 लाइन वाला बारले जिसमें बालियाँ चटकती हों, उसे कहते हैं होर्डियम स्पॉन्टेनियम। और ऐसा बारले जिसकी बालियाँ नहीं चटकती हों, उसे कहते थे होर्डियम डिस्टिकम। अब बात करते हैं 6 रो की। तो 6 रो में भी 2 तरह का था, एक नहीं चटकने वाला, एक चटकने वाला। तो जो 6 रो का नॉन सेटरिंग स्पाइक वाला था, नहीं चटकने वाला था, वो था होर्डियम वल्गेयर। और ऐसा बारले जिसकी बालियाँ या स्पाइक्स चटक जाती थी, वो था होर्डियम एग्रियोक्रिथन। तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे जौ की कुछ किस्मों के बारे में जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो अब पहली चीज़ इसमें यह है कि ऐसी वैरायटीज़ जो सिंचाई युक्त, मतलब जहाँ सिंचाई की उपलब्धता हो ऐसे क्षेत्र, या तो नहर द्वारा या तो ट्यूबवेल द्वारा या किसी अन्य सोर्स से, वहाँ के लिए उत्तम वैरायटीज़ या सूटेड वैरायटीज़। पहली वैरायटी है ज्योति, जो कि 6 रो वैरायटी है। हल्ड है, 6 रो से मतलब इसकी जो बाली होगी उसमें 6 लाइनें होंगी। हल्ड से मतलब ये इसका जो दाना होगा वो छिलका युक्त होगा, मतलब उसमें छिलका लगा होगा। नेक्स्ट वैरायटी है रंजीत, ये भी 6 रो वैरायटी है। इसकी ऊंचाई मध्यम होती है, इस कारण से इसमें गिरने की समस्या नहीं आती है, नॉन लॉजिंग वैरायटी होती है। नेक्स्ट वैरायटी है क्लिपर, जो कि 2 रो वैरायटी है, मतलब इसकी जो बाली होगी उसमें सिर्फ 2 ही लाइनें लगी होंगी। और यह जो माल्ट इंडस्ट्रीज़ या ब्रीविंग इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए सबसे बेस्ट वैरायटी मानी गई है। नेक्स्ट वैरायटी है करण 18 और करण 19। इन दोनों वैरायटियों का उत्पादन बहुत बढ़िया होता है। उत्पादन का 5 से 5.5 टन प्रति हेक्टेयर, मतलब 50 से 56 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिलता है। अब आगे पढ़ेंगे ऐसी वैरायटीज़ जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त वैरायटीज़ के बारे में अब हम जानेंगे। पहली वैरायटी अपनी हिमानी, जिसको हिमानी, हिम से मतलब ठंडा, ठंडा कहाँ होता है, पहाड़ वाले क्षेत्रों में, तो हिमानी वैरायटी है। यह ऐसे पहाड़ों के लिए उपयुक्त होती है जो पहाड़ ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो, मतलब मीडियम से नीचे की ओर ढाल बना हुआ हो उनका, उन क्षेत्रों के लिए ये वैरायटी उत्तम मानी जाती है।
नेक्स्ट वैरायटी है डोलमा, जो कि मीडियम टू हाई एलिवेशन मतलब मध्यम से जो ऊपर की ओर जा रहे होते पहाड़ हैं उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। अगली वैरायटी है कैलाश, जो कि 6 रो वैरायटी है, मतलब इसकी बाली में भी 6 लाइनें होंगी। हल्ड हल्ड से मतलब ये है कि इसके दानों में भी जौ की जो छिलके की परत होती है वो लगी हुई होगी, और यह भी मध्यम से नीचे की ओर आ रहे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है ऐसी वैरायटीज़ जो वर्षा आधारित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जो वर्षा पर निर्भर होते हैं उन क्षेत्रों के लिए सूटेड वैरायटीज़ के बारे में। तो अपनी पहली वैरायटी है रत्ना। रत्ना की बात करें तो ये 6 रो हल्ड वैरायटीज़ है। अब तक आप जान चुके होंगे 6 रो का मतलब क्या है, हल्ड का मतलब क्या है, जो कि यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार आदि प्रदेशों के लिए उत्तम वैरायटी है। नेक्स्ट वैरायटी है विजय, जो कि यूपी, एमपी और पंजाब के लिए उत्तम वैरायटी है। अगली वैरायटी है आज़ाद, जो कि 115 से 120 दिनों की वैरायटी है। नेक्स्ट है अमेरू, जो कि 130 से 133 दिन की वैरायटी है, जो कि माल्ट के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है। जो माल्ट अपने को माल्ट वाली वैरायटीज़ होती है उसके लिए अमेरू सबसे बढ़िया वैरायटी मानी जाती है रेनफेड एरियाज के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना डुअल पर्पस, मतलब ऐसी वैरायटीज़ जो फॉडर और ग्रेन दोनों के लिए उपयुक्त हो, मतलब चारा और दाना दोनों हमें मिले, ऐसी वैरायटीज़ को डुअल पर्पस वैरायटीज़ कहते हैं। अब ऐसी वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं, रत्ना हो गई, करण 2 हो गई, करण 5 हो गई, करण 10 हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके स्टोरेज के बारे में, मतलब स्टोरेज के समय कितनी नमी होनी चाहिए, भंडारण के समय मॉइस्चर कितना होना चाहिए। मॉइस्चर जौ के लिए 10 से 12% नमी उपयुक्त मानी जाती है। इसकी खेती के लिए पीएच मान 7 से 8 उपयुक्त माना जाता है। ग्रोइंग टेम्परेचर से मतलब यहाँ ये है कि इसकी खेती के लिए मतलब यह फसल जब उग रही होगी तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेन मैच्योरिटी टेम्परेचर, मतलब ये भी इसमें दाने बन रहे होंगे, दाने पक रहे होंगे, मैच्योर हो रहे होंगे, तब तापमान कितना होना चाहिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला पॉइंट है इसकी खेती के लिए, पूरी खेती के लिए बुवाई से कटाई तक में कितना पानी लगता है, 200 से 300 पानी लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई, बारले की खेती में या जौ की खेती में कितनी सिंचाइयाँ लगती हैं, 2 से 3 सिंचाई। नेक्स्ट है डॉर्फिंग जीन इन बारले। अब जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, गेहूं की ऐसी किस्में रिलीज की गई थी जिनको बौना किया गया था, उसमें कौन सा जिम्मेदार जीन था बौनेपन के लिए, नॉरेंटेन। एग्जैक्टली यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लागू होता है। बारले में वैरायटीज़ को बोना करने के लिए डॉर्फिंग जीन का यूज किया गया, जो कि जीन का नाम है उजू, UZU, उजू, जो कि जापान में खोजा गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपने भारत के अंदर कौन सा राज्य इसका सबसे उत्पादन कर रहा है, सबसे अधिक उत्पादन कर रहा है। उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है, जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन जौ का कर रहा है पूरे भारत के अंदर। नंबर 2 पर राजस्थान आता है। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की, तो इसका प्रोडक्शन या उत्पादन कितना होता है, तो दानों का उत्पादन होता है 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जबकि भूसा का उत्पादन होता है 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे पोषक प्रबंधन या न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो जैसे अपन खेत तैयार करते हैं, खेत तैयार करने के 30 से 35 दिन या 40 दिन पहले अपन FYM का यूज करते हैं। तो अपन यदि जौ के लिए खेत तैयार कर रहे हैं तो अपना FYM 12.5 टन मतलब 12.5 टन प्रति हेक्टेयर, मतलब 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर खाद लगेगी। नेक्स्ट है, अब ये तो गोबर खाद की बात हो गई। अब बात आती है कि हम ऊपर से जो फर्टिलाइज़र या उर्वरक देते हैं कितना देंगे। तो जैसे अपना इरिगेटेड है, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ अपने पास ट्यूबवेल है या नहर है, मतलब सिंचाई की व्यवस्था है, उन क्षेत्रों के लिए अपन नाइट्रोजन डालेंगे 60 किलोग्राम, फॉस्फोरस डालेंगे 30 किलोग्राम, पोटास डालेंगे 20 किलोग्राम, मतलब रेशियो क्या बनता है 60-30-20। अब नेक्स्ट है माल्ट, मतलब ऐसी वैरायटीज़ जिनसे हमें माल्ट प्राप्त करना है, जो कि बियर इंडस्ट्री में या बॉर्नवीटा इंडस्ट्री में यूज होगा, ठीक। तो उनका रेशियो क्या होगा NPK का 30-20-20। नेक्स्ट अपना है रेनफेड, मतलब ऐसे एरिया जो वर्षा पर निर्भर हैं, उन क्षेत्रों के लिए NPK का रेशियो क्या होगा 40-20-20।
तो दोस्तों आज हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट को कवर किया है। आप सबका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव फार्मर लव फार्मिंग।